वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन हब। और आज हम चर्चा करने वाले हैं इंजमा बर्मन के द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग के बारे में, जो कि हमारी क्लास 12th के इंग्लिश लिटरेचर के नॉन फिक्शन वाले सेक्शन में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन नोट्स का, ठीक है। वैसे नॉन फिक्शन बहुत काफ़ी बड़ा है, तो हम इसके नोट्स के साथ पढ़ेंगे और एक एक चीज़ जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, और पूरा नॉन फिक्शन आपको इससे समझ में आ जाएगा। ओके, सो इनसाइट फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फॉर स्क्रीन प्लेज, जो कि रिटन बाय इंजमा बर्मन है, इससे ये लिया गया है पार्ट। और हु इज इंजमा बर्मन? इंजमा बर्मन वाज ए रिनोन्ड स्वीडिश डायरेक्टर, यानी स्वीडन के डायरेक्ट किया करते थे मूवीज़, ये रिनोन्ड थे यानी जाने पहचाने थे। फेमस फॉर स्टार्कनेस, एम्बिग्यूस कंटेंट एंड ब्रूडिंग प्रेजेंस, यानी यूज़ किया करते थे स्टार्कनेस, एम्बिग्यूस कंटेंट और ब्रूडिंग प्रेजेंस को अपनी मूवीज़ में। अब देखो, स्टार्कनेस क्या है? स्टार्कनेस का मतलब है संपूर्णता, किसी भी चीज़ में संपूर्णता मीन स्टार्कनेस। और एम्बिग्यूस कंटेंट क्या है? एम्बिग्यूस का मतलब होता है अस्पष्ट, कंटेंट मीन सामग्री। तो जो भी सामग्री अस्पष्ट है, उलझी सी दिखाई दे रही है, वो एम्बिग्यूस है। एंड ब्रूडिंग प्रेजेंस, जो भी चीज़ आपको सोचने पे मजबूर करे, वो ब्रूडिंग प्रेजेंस। जैसे कि आपको कोई मूवी में सीन दिखाया गया, तोड़ तोड़ के टुकड़ों में दिखाया गया और बीच में चीज़ें मिसिंग हैं, तो आप अपनी कल्पना लगाओगे, आप अपनी इमेजिनेशन लगाओगे और सोचोगे कि ये ऐसा ऐसा यहाँ पे ये हुआ होगा। तो वो एम्बिगुअस कंटेंट होता है जो कि आपको सोचने पे मजबूर करे। की फिल्म जो है इनकी, वो है द सेवंथ सील, वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज एंड द वर्जिन स्प्रिंग। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द एसेंस ऑफ फिल्म मेकिंग, यानी एसेंस क्या है, सार क्या है फिल्म मेकिंग का और कहाँ से ये शुरू हुआ। तो रियलाइजेशन स्ट्रक ड्यूरिंग द शूट ऑफ द वर्जिन स्प्रिंग इन डेलर्मा, यानी डेलर्ना में ये जो अपनी मूवी वर्जिन स्प्रिंग की शूटिंग कर रहे थे, उस समय हुआ क्या, कुछ क्रेन्स आए यानी गिद्ध आए, फ्लाइंग मेजेस्टिकली ओवर द ट्रीज, यानी पेड़ों के ऊपर से मेजेस्टिकली उड़ रहे थे। मेजेस्टिकली का मतलब है शालीन रूप से, शाही रूप से, राजसी रूप से, ठीक है, उड़ रहे थे। अब पूरा क्रू जो था वो काम कर रहा था, शूटिंग में बिजी था, उसने अपना सारा सामान छोड़ा और पास की एक बड़ी सी पहाड़ी थी, क्योंकि बड़े बड़े पेड़ थे तो पहाड़ी पे जाके देख सकते थे उनको। तो पास की जो पहाड़ी थी उस पे गए और जाके वहाँ पे क्रेन्स को देखने लगे। तो कोर फिलोसफी यहाँ पे आती है, फिल्म मेकिंग इज़ वर्किंग टुगेदर एंड ड्रॉपिंग एवरीथिंग फॉर द लव ऑफ द मोमेंट, यानी फिल्म मेकिंग बाकी कुछ नहीं, वर्किंग टुगेदर है, साथ में काम करना और सब कुछ छोड़ छाड़ के उस जीवन के हिस्से को जीने से इनका अर्थ लेना देना है। यानी कोर फिलोसफी यही है कि साथ में काम करना है और कुछ ऐसा दिखे, कुछ ऐसा महसूस हो तो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के उस समय को, उस क्षण को जीना है। ओके, सो मूविंग ऑन। चाइल्डहुड फोरटेल्स फ्यूचर, यानी बचपन जो है वो भविष्य बताता है। तो इसमें उन्होंने बात करी एक सेंसरी परसेप्शन की। सेंसरी मीन इंद्रिय, परसेप्शन मीन धारणा, यानी इंद्रिय धारणा। तो इन्होंने बोला लिस्टन टू द सनशाइन एंड विजुअलाइज्ड व्हेन इज कमिंग अलाइव, यानी इन्होंने लिसन किया, सुना, किस चीज़ को, सनशाइन को। सनशाइन क्या होती है, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी को, धूप को इन्होंने लिसन कैसे किया, सुना कैसे। एंड विजुअलाइज, और विजुअलाइज किया, देखा, किस चीज़ को, वेनिस कमिंग अलाइव, यानी वेनिस जो शहर है उसकी एक पिक्चर लगी है दीवार पे, उसको अलाइव होते देखा, जिंदा होते देखा। तो ये पूरा कहानी क्या है, ये जो वो बच्चे थे तो अपने घर में थे, उधर कैथेड्रल की घंटियां सामने बज रही थी और सूर्य की जो रोशनी है वो खिड़की से अंदर आ रही थी, वो ये देख रहे थे। और दीवार पे लगी जो वेनिस की पिक्चर है उसमें कबूतर वगैरह ये सब थे, तो उनको देख के इन्हें लगा कि वो कबूतर उड़ रहे हैं, वहाँ पे कुछ बज रहा है वेनिस की उस पिक्चर में। और जो, क्योंकि कैथेड्रल में पीछे घंटियां बज रही थी चर्च में, वो और वो रोशनी आने वाला सीन था, वो दोनों साथ साथ थे। इनको लगा कि रोशनी जो है वो, जब भी वो चीज़ों को याद करते हैं तो वो महसूस करते हैं कि मैंने उस सनशाइन को सुना था, या वेनिस की जो पिक्चर दीवार पे लगी थी वो जीवंत हो उठी थी, उसमें कबूतर फड़फड़ाने लगे थे, उड़ गए थे, लोग वहाँ पे
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, है ना। तो वो चीज़ जो है वो ये याद करके सेंसरी परसेप्शन होता है, अब इंद्रिय धारणाएं इनकी है वो जाग जाती है कि वहाँ पे ये चीज़ें, सनशाइन को मैंने सुना था, वेनिस की पिक्चर जो है वो जीवंत हो उठी थी। अब बात करते हैं लाइफ एंड डेथ की। ग्रू अप इन ए वैकरेज, वैकरेज होता है एक निवास स्थान जहाँ पे पादरी वगैरह ये रहते हैं, तो उसमें ये रहे थे, पले बड़े थे और फेमिलियर थे फ्यूनरल एंड बैप्टिज्म से। अब ये दोनों जो रिचुअल है, फ्यूनरल एंड बैप्टिज्म, ये दोनों ही क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसके हैं। उसमें अब ये पादरी के पुत्र थे, उनके घर में, वो पादरी के चर्च वाले जो घर थे, निवास स्थान थे, वहाँ पे रहते थे। तो ये फ्यूनरल और बैप्टिज्म से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर थे, जानते थे उनको। द मैजिक लैंटर्न, और बाद में आता है द मैजिक लैंटर्न यानी जादुई चिराग। हिज फर्स्ट प्रोजेक्टर वाज हिज कंजरिंग सेट। अब कंजरिंग होता है जादूगरी, कंजरिंग सेट जादूगरी वाला सेट, और मैजिक लैंटर्न यानी जादुई चिराग जो उनका कंजरिंग सेट ही था, जो कि उन्हें 10 साल की उम्र में मिला था। ओके, सो मूविंग ऑन। और उनका एक कॉन्सेप्ट था कि द फिल्म मेकर इज़ ए कंजरर, वो फिल्म मेकर को एक कंजरर मानते थे। कंजरिंग जैसे जादूगरी होता है तो कंजरर मीन जादूगर, तो वो जादूगर मानते थे। द फिल्म मेकर इज़ ए कंजरर और इम्पोस्टर, तो वो मानते थे कि या तो कंजरर है यानी जादूगर है, या एक इम्पोस्टर है। इम्पोस्टर का मतलब यहाँ पे है ढोंगी, यानी ढोंग रचाने वाला। तो और सिनेमा को क्या माना, सिनेमा रिलाइज ऑन द डिसेप्शन ऑफ ह्यूमन आई, है ना, कि सिनेमा कुछ नहीं है, रिलाई करता है यानी निर्भर रहता है किस चीज़ पे, डिसेप्शन ऑफ द ह्यूमन आई, आँख, मानवीय जो आँखें हैं उनके डिसेप्शन पे, उनको धोखा देने पे निर्भर है कौन, सिनेमा। कैसे, परजिस्टेंस ऑफ विजन, यानी जो दृष्टि की हट है उसके लिए, दृष्टि की हट होती है, दृष्टि एक जगह रुक जाती है और दृष्टि को बाधित कर लेते हैं, रोक लेते हैं, तो डिसेप्शन हो गया, धोखा हो गया ह्यूमन आइज के साथ। और इससे पे रिलाई करता है, इसी पे फलता फूलता, इसी पे निर्भर होता है कौन, सिनेमा। द ऑडियंस सिट्स इन डार्कनेस फॉर 27 मिनट ऑफ एवरी आवर। अब वो मानते हैं कि जो ऑडियंस है वो डार्कनेस में बैठती है 27 मिनट। अगर 1 घंटे का कोई मूवीज़ या कोई कुछ देख रहे हैं वो, तो वो 27 मिनट अंधेरे में ही बैठते हैं। कैसे, ब्लैंकनेस बिटवीन फ्रेम्स। अब वो बोलते हैं कि फ्रेम जो आते हैं उनके बीच की ब्लैंकनेस है, खालीपन जो है वो ही इतना ज़्यादा है कि घंटे में 27 मिनट तो वही देखते रह जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। ओके, तो आगे देखते हैं हाउ ए फिल्म बिगिंस, यानी फिल्म स्टार्ट कैसे होती है, शुरू कैसे होती है। तो वो बोलते हैं स्टार्ट विद ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी एक प्राचीन नाभिक या प्राचीन व्रण से ये शुरू होता है। और स्प्लिट सेकेंड इम्प्रेशन, स्प्लिट सेकेंड इम्प्रेशन का मतलब हुआ है अचानक, क्षणिक, एक ही क्षण में कुछ हो जाए, वो स्प्लिट सेकेंड इम्प्रेशन होता है, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि इसके साथ ये मूवीज़ का जो आइडिया है वो शुरू हो जाता है। और बोलते हैं इट इज़ ए मेंटल स्टेट और मूड, नॉट ए स्टोरी। अब वो बोलते हैं कि ये मेंटल स्टेट है, मनोदशा है या मूड है, ना कि कोई एक स्टोरी, कोई एक कहानी, कहानी नहीं है। ट्रिगर, ए शाफ्ट ऑफ लाइट, म्यूजिक और ए चांस रिमार्क। अब वो बोलते हैं कि ट्रिगर, ये जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर कैसे होती है, जागृत कैसे होती है, अचानक शुरू कैसे हो जाती है। तो बोलते हैं कि ए शाफ्ट ऑफ लाइट, यानी लाइट की एक किरण, रोशनी की एक किरण, म्यूजिक यानी संगीत, कोई भी संगीत, और ए चांस रिमार्क, यानी अचानक से किसी की टिप्पणी आई, कुछ बोला किसी ने और उससे कोई आइडिया आ गया। इससे फिल्म का जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है वो शुरू हो जाता है, प्राचीन जो नाभिक है, भ्रूण है, वो शुरू हो जाता है और वही आगे चल के एक मूवीज का रूप लेता है। आगे देखो, एक इन्होंने दिया मेटाफर, मेटाफर ये दिया ए ब्राइटली कलर्ड थ्रेड फ्रॉम द डार्क शेक ऑफ द अनकॉन्शियस। अब ए ब्राइटली कलर्ड थ्रेड, एक चमकीन रंगीन धागा, चमकीला रंगीन धागा जो है वो है, जो कि निकल रहा है कहाँ से, डार्क सेक, सेक का मतलब होता है थैला,
और डार्क मीन अंधेरा। तो अंधेरे थैले से निकल रहा है। किस चीज़ का अंधेरा थैला है भाई? अनकॉन्शियस का। जैसे हमारा मन होता है सचेत अचेत, तो वही बात हो रही है, अचेतन मन के थैले से ये जो रंगीन चमकीला धागा निकल रहा है, इसको मेटाफर के रूप में यूज किया है कि एक धागा है ये मूवी, तो ठीक है, जो अनकॉन्शियसनेस से अचानक निकल रही है, अचेतनता से अचानक निकल रही है और एक मूवी का रूप ले रही है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं द डिफ़िकल्टी ऑफ द स्क्रीन प्ले। अब स्क्रीन प्ले क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हमें ऑडियंस को दिखानी है, स्क्रिप्ट लिखी हुई है, पेजेस पे लिखे हुए हैं डायलॉग वगैरह, उनको अब ऑडियंस को दिखाना है, स्क्रीन पे दिखाना है, पर्दे पे दिखाना है, तो उसको बोलते हैं स्क्रीन प्ले। वो कैसे किया जाए, उसमें बहुत डिफ़िकल्टी है, और कैसी डिफ़िकल्टी है वो बताते हैं कि ट्रांसलेटिंग रिदम एंड मूड इनटू वर्ड इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। यानी ट्रांसलेट करना, बदलना उनको, रिदम और मूड को, यानी लय और मनोभावों को ट्रांसलेट करना शब्दों में उनको बदलना लगभग असंभव है। और डायलॉग इज़ ए म्यूज़िकल स्कोर। अब वो बोलते हैं कि डायलॉग जो हैं वो एक म्यूज़िकल स्कोर की तरह है। इट रिक्वायर टेक्निकल नेक टू इंटरप्रेट। अब वो बोलते हैं कि डायलॉग जो है वो म्यूज़िकल स्कोर की तरह है। म्यूज़िकल स्कोर जैसे आपने देखा होगा, जैसे पियानो वगैरह बजाते हैं तो उसमें जो बुक लिखी लिखी होती है, एक मिनट, जैसे इस टाइप के जो साइंस बने होते हैं उस बुक पे, है ना, या इस टाइप के जो साइंस होते हैं उनको म्यूज़िकल स्कोर बोला जाता है। तो इन्होंने बोला कि ये जो डायलॉग्स हैं वो म्यूज़िकल स्कोर की तरह हैं। इट रिक्वायर्ड टेक्निकल नेक टू इंटरप्रेट। टेक्निकल नेक होता है तकनीकी समझ, तकनीकी जानकारी, टू इंटरप्रेट यानी तकनीकी ज्ञान होना चाहिए इसको इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए। स्क्रिप्ट कैन नॉट कैप्चर द ब्रीदिंग एंड पल्सेशन ऑफ ए फिल्म। अब वो बोलते हैं कि स्क्रिप्ट जो है, लिखित जो रूप में फिल्म है, वो कैन नॉट कैप्चर, वो कैप्चर ही नहीं कर सकती, ग्रहण ही नहीं कर सकती, जो ब्रीदिंग, जो सांस लेना देना है वो, और पल्सेशन यानी धड़कन, जो मूवी की धड़कन या सांस लेना है वो कैप्चर नहीं कर सकती कोई स्क्रिप्ट। ओके, तो अब बात करते हैं फिल्म वर्सेस लिटरेचर के बारे में। तो बर्मन बिलीव फिल्म एंड लिटरेचर आर इन कॉन्फ्लिक्ट। अब बर्मन क्या बोलते हैं कि फिल्म और लिटरेचर यानी फिल्म और साहित्य जो है वो द्वंद्व में है। वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ नहीं चलते, वो कॉन्फ्लिक्ट में है, द्वंद्व में है, एक दूसरे के विरोधी हैं। कैसे? तो लिटरेचर इज असिमिलेटेड बाय द इंटेलेक्ट, फिल्म प्लेज डायरेक्टली ऑन इमोशन। अब वो बोलते हैं लिटरेचर जो है, साहित्य है, वो असिमिलेट किया जाता है यानी आत्मसात किया जाता है। किसके द्वारा? इंटेलेक्ट के द्वारा। इंटेलेक्ट क्या होती है? समझ। तो जब हम कोई बुक पढ़ते हैं उसमें हमने डायलॉग देखे, हमने लिखा हुआ सारी चीज़ें देखी और उसको हमने समझा कि ये ऐसे बोल रहा होगा, तो वो हमने इंटेलेक्ट यूज़ करी और उसके बाद उस चीज़ को समझ लिया। हमें देखा तो नहीं वैसा, लेकिन हमने पढ़ के समझा, तो अपने इंटेलेक्ट को यूज़ किया और उस चीज़ को आत्मसात कर लिया, असिमिलेट कर लिया। लेकिन फिल्म में क्या है, हम सिर्फ देख रहे हैं, सामने सब कुछ हो ही रहा है, तो हमें सोचने समझने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो फिल्म प्लेज डायरेक्टली ऑन फीलिंग, तो फिल्म डायरेक्टली फीलिंग्स पर प्ले करती है, इंटेलेक्ट का उसमें काम ही नहीं है। जैसे फिल्म में कुछ अच्छा हो रहा है तो हम हंस रहे हैं, फिल्म में कुछ बुरा हो गया तो हम उदास हैं, सैड हैं, तो ये फीलिंग का है। द इरेशनल डायमेंशन ऑफ ए बुक इज़ ऑफन अनट्रांसलेटेबल टू फिल्म। अब वो बोलते हैं कि जो अतर्क संगत डायमेंशन है, आयाम है, किसका? बुक का, किताबों का, वो अक्सर क्या होता है? अनट्रांसलेटेबल होता है, ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता, फिल्म में उनको दिखाया ही नहीं जा सकता। फिर वो बात करते हैं फिल्म एंड म्यूज़िक की, यानी फिल्म और म्यूज़िक में क्या रिलेशन है। तो फिल्म इज़ क्लोजेस्ट टू म्यूज़िक। अब वो बोलते हैं कि म्यूज़िक के ना क्लोजेस्ट कोई चीज़ है तो वो फिल्म है, और फिल्म के क्लोजेस्ट कोई चीज़ है तो वो म्यूज़िक है। कैसे? बोथ अफेक्ट इमोशन डायरेक्टली, यानी दोनों के दोनों किस पे इफेक्ट करते हैं, किसको इफेक्ट करते हैं? इमोशन को। बाईपासिंग द इंटेलेक्ट, दोनों में ही इंटेलेक्ट को बाईपास कर दिया जाता है, सूझबूझ को किनारे कर दिया जाता है, और इमोशन का ही रोल होता है यहाँ पे।
फिल्म इज़ मेनली रिदम, और फिल्म जो है वो मेनली रिदम ही है, मुख्य रूप से लय ही है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इन कंटिन्यूअस सीक्वेंस, यानी सांस लेना और सांस छोड़ना जो कि लगातार सीक्वेंस में क्रम में जो हो रहा है वही रिदम है। और वह रिदम क्या है? मूवी है, वो रिदम है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। द इंडस्ट्री एंड ऑडियंस। अब बात करते हैं वो इंडस्ट्री के बारे में और ऑडियंस के बारे में। द फिल्म मेकर वॉक ए टाइट रोप विदाउट ए नेट। अब वो बोलते हैं कि जो फिल्म मेकर है, जो फिल्म बनाने वाला है, वो एक टाइट रोप पे चल रहा है विदाउट ए नेट, बिना किसी जाल के। अब देखा होगा कर्तव्य दिखाने वाले दो पोल बांधते हैं, वो दो पोल खड़े करते हैं और उन पे रस्सी बांधते हैं, रस्सी बांध के उस रस्सी पे चलते हैं। तो रस्सी पे चलते हैं, स्टंट कर रहे हैं, नीचे गिरने का खतरा है तो नीचे एक जाल होता है जिस पे अगर गिर जाए तो उसको चोट न लगे। लेकिन यहाँ पे फिल्म मेकर जो है वो विदाउट ए नेट चल रहा है उस टाइट रॉप पे, उस रस्सी पे बिना किसी सुरक्षा के चल रहा है, कभी भी गिर सकता है। द इंडस्ट्री इज ए रूथलेसली एफिशिएंट सॉसेज मशीन। अब बोला है कि जो इंडस्ट्री है ना वो रूथलेस है, बहुत जल्दी चल रही है, बहुत तीव्र है, एफिशिएंट है, सटीक है, सॉसेज मशीन, जल्दी जल्दी ये बनाई जा रही है। ए फिल्म मस्ट क्रिएट ए रिएक्शन। अब वो ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो, फिल्म मस्ट क्रिएट ए रिएक्शन, इंडिफरेंस मेक इट वर्थलेस। वो बोलते हैं कि फिल्म जो है उसको रिएक्शन क्रिएट करना ही चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे लोग उसकी बुराई करें तो बहुत बुराई होनी चाहिए, लेकिन अच्छा ही करें तो अच्छा ही होनी चाहिए, इंडिफरेंस नहीं रहना चाहिए, उदासीन चीज़ें नहीं रहनी चाहिए, अच्छाई हो चाहे बुराई हो, रिएक्शन पब्लिक का आना ही चाहिए। अगर इंडिफरेंस आ गया, उदासीन चीज़ें हो गई तो फिर वो मूवी काम की नहीं रहेगी। ओके, सो उसके बाद ये देते हैं एनालॉजी। और एनालॉजी क्या है? द कैथेड्रल ऑफ चार्ट्रेस एनालॉजी। अब इसमें क्या है, जो कैथेड्रल ऑफ चार्ट्रेस था उसको तोड़ दिया गया था और उसको रीबिल्ड किया गया था बहुत सारे आर्टिसन से। आर्टिसन होता है वास्तुकार, तो बहुत सारे वास्तुकारों ने इनको रीबिल्ड किया, दोबारा बनाया और बहुत सुंदर बनाया। लेकिन इसमें खास बात ये है कि जो वास्तुकार थे वो अलग अलग थे, और कोई एक दो या पांच सात नहीं थे, बहुत सारे थे, सब ने अपना रोल प्ले किया और उसको रीबिल्ड किया, बहुत सुंदर बनाया। लेकिन किसी ने अपना नाम नहीं लिखा, किसी का अता पता नहीं है, लेकिन सब ने मिलकर कलेक्टिव रूप से उस कैथेड्रल को बहुत सुंदर बनाया। तो वो बोलते हैं आर्ट लॉस्ट इट्स क्रिएटिव ड्राइव व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम वर्शिप। यानी जो कला है वो अपनी रचनात्मकता खो देती है जब उसे पूजा पाठ से अलग कर दिया जाए। फिर बोलते हैं बर्मन वांट टू बी लाइक एनोनमस आर्टिसन ऑफ चार्ट्रेस कैथेड्रल। अब जो चार्ट्रेस का कैथेड्रल था उसके एनोनमस आर्टिसंस थे, यानी अनजान वास्तुकार जो थे जिनका अता पता नहीं है, वो उनके जैसा होना चाहते हैं। क्यों? टू प्ले ए पार्ट इन द कलेक्टिव बिल्डिंग, यानी वो अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं, अपना रोल प्ले करना चाहते हैं कलेक्टिव बिल्डिंग में। यानी सामूहिक रूप से जो चीज़ें बन रही हैं, जो चीज़ें बना रहे हैं, वो उसमें अपना सहयोग देना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ ईगो, अपने ईगो को छोड़ के अपना कोई नाम नहीं करना चाहते, बल्कि अनजाने रूप से, गुप्त रूप से ही अपना जो सहयोग है वो समुदाय को प्रदान करना चाहते हैं। ओके, सो मूविंग ऑन, अम्बर्टो एको ऑन अडेप्टेशन। अब लास्ट में पार्ट आता है अम्बर्टो एको का अडेप्टेशन के बारे में। यानी अडेप्टेशन यानी किसी नॉवेल को उठा के उस पर मूवीज़ बना देना, तो ये हो गया अडेप्टेशन। अम्बर्टो एको ने इस पे कहा, अम्बर्टो एको कॉल्स हिज नॉवेल ए क्लब सैंडविच ऑफ लेयर्स। कैसे? क्योंकि उनकी जो नॉवेल थी उसमें डिटेक्टिव, थियोलॉजी, मिडाइवल हिस्ट्री, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें अलग अलग जॉनरा की थी, अलग अलग श्रेणियों में उनकी चीज़ें थी। तो वो बोलते हैं कि ये मेरी जो नॉवेल है वो एक क्लब सैंडविच है, यानी सैंडविच जैसे लेयर बाय लेयर उसमें चीज़ें भरी होती है, तो वैसी है कि इसमें डिटेक्टिव भी है, थियोलॉजी भी है और हिस्ट्री भी है। जिसको जिस चीज़ के लिए ये पढ़नी है वो उस चीज़ के लिए पढ़ ले। फिल्म कैन ओनली सिलेक्ट ए फ्यू लेयर्स। अब वो बोलते हैं कि फ़िल्म जो है वो इस नॉवेल की तरह नहीं हो सकती, उसमें फ्यू लेयर ही हो सकती है, एक दो तीन चार ही हो सकती है, ऐसे
अनगिनत लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स उसमें नहीं हो सकती। एग्जांपल देते हैं कि जैम्बून और चीज़ ही हो सकता है उसमें। और अडेप्टेशन आर पेनफुल बिकॉज दे प्री एम्प्ट द रीडर्स इमेजिनेशन। अब वो बोलते हैं कि जो अडेप्टेशन है नॉवेल्स की मूवीज़ में वो पेनफुल है। क्यों? क्योंकि दे प्री एम्प्ट द रीडर्स इमेजिनेशन, यानी पहले से ही वो इमेजिनेशन जो है रीडर की, पढ़ने वाले की, उसको प्री एम्प्ट ही कर देते हैं, पहले से ही उसको निर्धारित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो जैसे मान लो हमने कोई गाना सुना, उसकी वीडियो नहीं देखी, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि हम अपनी इमेजिनेशन से सीन क्रिएट कर रहे हैं, या नहीं भी करें तो उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग हम मनोभाव को देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने उस म्यूज़िक की वीडियो ही देख ली, तो अब जब भी गाना सुनेंगे तो क्या आएगा? वो वीडियो। ठीक है, इमेजिनेशन अभी यहाँ पे प्रीएम्प्ट हो चुकी है। तो इसी के बारे में वो बोलते हैं कि इमेजिनेशन को प्रीएम्प्ट ही कर देती है मूवी। ओके, सो आज का हमारा लेसन यहीं पे ख़त्म होता है। नोट्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। कमेंट में अपना फीडबैक देना न भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।